बच्चों, आज मैं क्लास 12 की गॉस थ्योरम नाम की चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट डिस्कस करूंगा, एक लेक्चर आपके सामने, या एक टॉपिक एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम लोग डेरिवेशन सीखने जा रहे हैं कि एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर है और उससे आर डिस्टेंस पे जाकर के किसी एक पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो इसको समझने से पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, जिसके ऊपर हम लोगों ने प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। जाहिर सी बात है, जब हम चार्ज देंगे किसी एक वायर को तो उसकी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ना कि एरिया पे। तो वहां पर एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या टर्म आएगा यहाँ पे? लीनियर चार्ज डेंसिटी नाम का टर्म आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को बेटा लैम्डा डिनोट किया जाता है, और लैम्डा इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला dq/dl। ठीक है, इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहें अगर हम, इसका यूनिट क्या आएगी? कूलम पर मीटर। ठीक है, और डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहें तो कूलम के लिए हो जाता है 80 और एल के लिए आता है ये, मीटर के लिए एल आ जाता है। तो जाहिर सी बात आप इसको क्या लिखोगे? एल इनवर्स 80 या 80 एल इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। बट इट इज नॉट अवर टास्क, ये हमारा टास्क नहीं है जो हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं। हमें बस समझना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होती क्या है। तो लैम्डा इक्वल टू dq/dl भी हो सकता है, लैम्डा इक्वल टू q/l भी हो सकता है। तो कोई भी एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये dq/dl ही q/l भी कहलाएगा, क्योंकि अगर टोटल चार्ज हमने इसके ऊपर q दे रखा है और उसका छोटा पार्ट है dq और टोटल लेंथ है l, छोटा सा पार्ट है dl। हमें समझना चाहिए कि लैम्डा जिस तरीके से किसी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी, सिमिलरली जैसे अगर ये बॉडी है, इसकी डेंसिटी मान लेता हूँ रो है, अगर मैं इसके हल्के से पार्ट को कट भी कर दूं फिर उसकी डेंसिटी पूछूं तो उसकी डेंसिटी भी वही रहेगी, सेम रहेगी। तो चाहे पतले से पार्ट की डेंसिटी निकालूं, चाहे पूरे बॉडी की पार्ट की, या पूरी बॉडी के लिए मैं बोलूं डेंसिटी वही रहती है, वैसे ही लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बॉडी की सेम रहती है, बदलती नहीं है। तो इसलिए चाहे लैम्डा इक्वल टू dq/dl लिखें या q/l लिखें, फॉर्मूला सेम रहता है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। ठीक है, तो एक ये बात हम साइड में यहाँ नोट कर देते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा q/ में l या dq/dl। ठीक है, ये हमने समझ लिया है। अब क्या करते हैं, हमने क्या किया भाई, इस वायर से आर डिस्टेंस में जाकर के पॉइंट पी मान लिया जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का यूज कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले गॉस सर ने हमें ये बता रखा है कि जहाँ पे भी हमें गॉसियन सरफेस बनाना होता है, सबसे पहले एक बात ध्यान देनी हुई, जैसी बॉडी है उसका सिमेट्रिकल ही हमें गॉसियन सरफेस बनाना होता है। तो अगर बॉडी हमारी देख पाते हैं, ये अगर मार्कर है तो मार्कर हमारा पास सिलेंडर है, ये रॉड जो है ये भी हमारे पास सिलेंड्रिकल ही होगी, तो सिलेंड्रिकल ही हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेते हुए, और एक दूसरी बात और भी थी गॉसियन सरफेस की कंडीशन है कि जो भी हम सरफेस ड्रॉ करेंगे, एक तो पहले ये कि बॉडी सिमेट्रिकल होनी चाहिए, जैसी बॉडी वैसा ही गॉसियन सरफेस। तो दूसरा, जिस पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट गॉसियन सरफेस पे लाई करना चाहिए। ये दो कंडीशन, इंपॉर्टेंट कंडीशन जो फुलफिल होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को मानते हुए, कंटेन करते हुए हम लोग एक रफ डायग्राम एक गॉसियन सरफेस का ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर दिया, विच हैज रेडियस r। मान लिया हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस r है, और ये पॉइंट p जो है उसी सरफेस पे लाई कर रहा है। कौन से? गॉसियन सरफेस पे लाई कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट टॉक ये है कि गॉस थ्योरम या गॉस सर की थ्योरम आपने पढ़ रखी है, तो आपको पता है, हमें देखना यह होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किधर की ओर जा रही हैं। सिंस हम जानते हैं प्लस लाइन है, तो प्लस लाइन के लिए इसके कितने एरिया वेक्टर दिख रहे हैं एक बार ये समझना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ पे जा रही है वो देखना है। दोनों के बीच एंगल देखना है। तो हमें क्या निकल पाएगा, नेट फ्लक्स। फ्लक्स ही पहले निकालेंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट था फाई ई इज इक्वल टू द, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, टोटल फ्लक्स जो होता है वो सरफेस इंटीग्रल होता है ई डॉट डी ए का, या वही चीज बराबर होता था q/ε0 के। ठीक है, गॉस सर के थ्रू इतनी बातें हमारे पास सामने ऑलरेडी पता है। ठीक है, इसी चीज को हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन या इस तरीके से सिलेंड्रिकल बॉडी ड्रॉ कर रखी है, उसके ऊपर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान रखा है। जिस पॉइंट पी पे हमें निकालना है, उस पॉइंट को लेते हुए, यानी उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वो पॉइंट हमारे गॉसियन सरफेस पे लाई करता हुआ हमने एक क्या बना रखा है, गॉसियन सिलेंडर बना रखा है। ठीक है, हमारे पास में एक प्रॉपर्टी ये है, लैम्डा इक्वल टू q/l, और एक दूसरी बात हमारे पास लिखी हुई है फाई इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, दैट इज इक्वल टू q/ε0। क्यू क्या है, टोटल चार्ज कितनी बॉडी पे दे रखा है। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, हम देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस ये दिख रहा है, एक सरफेस जो कि नीचे की ओर होगा। आप अगर इस मार्कर को देख पा रहे हैं तो एक सरफेस ये है जो आपको आपकी साइड दिख रहा होगा, एक लोअर सरफेस है जो इस साइड में है, जो ये है, और एक कर्व्ड सरफेस है। तो तीन सरफेसेस हैं इसके पास, एक लोअर सरफेस, एक अपर सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। तीनों सरफेस के थ्रू हमें क्या निकाल लेना होगा, गॉसियन एक्चुअली में क्या करेंगे, फ्लक्स निकाल लेंगे, और उन्हीं का समअप कर देंगे तो टोटल फ्लक्स निकल आएगा। तो सबसे पहले एक टास्क हम उठाते हैं
कि अगर हम एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं इस साइड में कर्व सरफेस पे डीए, और उतने ही एरिया वेक्टर का बात जरूरत हमारे पास इधर भी है, और उतना ही एरिया वेक्टर हमें इधर भी जरूरत है डीए वेक्टर की। जितना एरिया इधर कट किया उतना ही एरिया नीचे साइड में, उतना ही एरिया अप साइड में भी हम लोग कट करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चों को। इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने बोला कि जितना एरिया वेक्टर इधर की ओर कट किया उतना ही अप साइड और उतना ही डाउन साइड हम लोगों ने कट किया। जैसे ये सिलेंडर है तो एक सरफेस एरिया ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर, एक कर्व्ड सरफेस एरिया से होगा। ठीक है, सिमिलरली अब क्या करेंगे, प्लस लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है हमेशा जिस पॉइंट पे निकालना है वो अवे फ्रॉम, जाहिर सी बात है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर होगी, और यहाँ पे एंगल जो बनने वाला है वो हमारे पास 0 डिग्री। किसके इसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के बीच का। ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सरफेस, तो लोअर सरफेस पे अगर हम देखना चाहें, लोअर सरफेस तो फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की ओर जा रही हैं, जबकि एरिया वेक्टर किधर की ओर जा रहा है आप देख पा रहे होंगे, नीचे की ओर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो बाहर की ओर होंगी, यानी कि यहाँ एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की ओर है, एरिया वेक्टर नीचे की ओर है, और उनके बीच बनने वाला एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी देखें प्लस साइन की वजह से अब बाहर की ओर हम लोग देख पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, एरिया वेक्टर बाहर की ओर है अपवर्ड या फिर कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इनके बीच एंगल भी 90 डिग्री है। तो अगर हम देखना चाहें फॉर्मूले को ऐसे समझना चाहें नॉर्मली, तो हम देखें फाई ई इसके थ्रू जो आएगा वो 0 हो जाए, क्योंकि ई डॉट डी ए में जो क्योंकि ई ए कॉस थीटा होने वाला है, कॉस 90 की वजह से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड वाला कंपोनेंट हमारे पास में। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे और आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तब तक हम इस चीज को पहले रिमूव करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज हमने लिख रखी है, इसको मैंने रिमूव कर दिया है, और सिंपली इस स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। सिंस फाई, ये मैंने टोटल फ्लक्स लिखा है ऑफ द सरफेस, इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए, वहाँ पे मैंने अगर इंटीग्रेशन नहीं लगाया तो बात समझने की जरूरत है, ये सरफेस इंटीग्रल को डिनोट करता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल पे ये लगा दिया तो सरफेस इंटीग्रल को बता रहा है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू द, हम अगर लेना चाहें तो लिखेंगे क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन हमारे पास 1 है। बट नेट फ्लक्स तो कितने वजह से निकलेगा, 3 सरफेस की वजह से, तो पहले सरफेस की वजह से जो फ्लक्स निकलेगा वो होगा फर्स्ट सरफेस, मैंने लिख दिया फर्स्ट सरफेस का ई डॉट डी ए, और ई डॉट डी ए का मतलब क्या आएगा बेटा, जो आएगा ई डी ए कॉस, क्योंकि ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। फर्स्ट सरफेस से नीचे बनाया हुआ था हम लोगों ने, इसका जो थीटा बना हुआ 90 डिग्री, क्योंकि अगर आपके समझ में आ रहा हो तो फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, ये डी ए वेक्टर है, एरिया वेक्टर, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर डाउनवर्ड है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है इस साइड, दोनों की एंगल बनने वाला 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू होती है हमारे पास में, हम लोग पहले जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू होती है हमारे पास में 0, कॉस 90 0, तो ये टर्म वैनिश कर जाएगा, तो ये फ्लक्स जो आएगा पहला फ्लक्स तो 0 हो जाएगा, इसके थ्रू जो फ्लक्स निकल रहा है वो हमारे पास 0 आ रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग फाई 2 निकालें, ठीक है, सिमिलरली अगर हम फाई 2 के ऊपर बात करें, फाई 2 जो हमारे पास में ऊपर की ओर दिख रहा है दूसरा फ्लक्स, ठीक है, तीन ही सरफेसेस के थ्रू फ्लक्स निकल सकते हैं, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, एक कर्व सरफेस की वजह से, तो दूसरा निकालने की कोशिश करेंगे फाई 2 जो कि सेकंड सरफेस के थ्रू है, ये कहलाएगा ई डॉट डी ए। ये 2 ये बता रहा हूँ कि दूसरे सरफेस थ्रू आ जाएगा कि ई और डी ए ही मैंने ले रखा है इस वजह से। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आनी चाहिए हमारे पास में ई डी ए, जो कि वेक्टर का प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, वो भी वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस 90, अगेन कॉस 90 हमारे पास में 0 ही देगा, तो फाई 2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास दोनों ही टर्म वैनिश कर जा रहे हैं। ठीक है, अब बचेगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड कंपोनेंट फाई 3। फाई 3 निकालना हो तो आएगा थर्ड कंपोनेंट, वो भी कितना ई डॉट टी ए, और ई डॉट डी ए को निकालना चाहेंगे तो आएगा वो ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो बेटा फाई 3 की वैल्यू हमारे पास सिंपली जो आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास एक कांस्टेंट होती है, इस लाइन, इस जो हमारे पास चार्ज लाइन है, चार्ज वायर है, इसके वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप हो रही है, यानी कि फील्ड लाइन जो डेवलप हो रही है वो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो अंदर बचा हुआ दिख रहा है हमको फाई 3 में, देख पा रहे हैं, वो बाहर निकल आएगा और इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ बचेगा डी ए वेक्टर। ठीक है, थर्ड सरफेस का एरिया, थर्ड सरफेस का, तो थर्ड सरफेस कर्व सरफेस है, छोटे छोटे डीए को मिला करके टोटल कर्व सरफेस एरिया बनेगा इसका। ठीक है, तो बच्चों हम देख पा रहे हैं हम लोगों ने ई डॉट डी ए, दो टर्म्स वैनिश हो चुके हैं हमारे पास में, फाई 1 और फाई 2 वैनिश हो चुका है, तो ये फाई ई जो होगा वो 3 एरिया के थ्रू निकले हुए फ्लक्स का समेशन होना चाहिए था। ठीक है, तो हमने पहले एरिया के थ्रू फ्लक्स निकाला जो कि 0 हो चुका है, दूसरे एरिया के थ्रू निकाला वो भी 0 हमारे पास बन चुका है। ठीक है, वो भी 0 ही है।
और तीसरे एरिया मतलब तीसरा एरिया जो हमारे पास ये कर्व सरफेस, इसके थ्रू जो फ्लक्स निकालना है वो हमारे पास में ई और सरफेस इंटीग्रल ऑफ द डीए। डीए का क्या कौन सा भाई, हम लोगों को ये वाला कर्व सरफेस लेना है। जाहिर सी बात है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो होना चाहिए वो होता है 2πrl, क्योंकि टोटल एरिया होता है अगर मैं सोचूं 2πr l प्लस आर होता है, 2πr h प्लस आर या l प्लस आर लेते हैं। बट ये वाला एरिया तो डिलीट हो चुका है, बचा है सिर्फ कर्व वाला, यानी कि अपवर्ड वाला डाउनवर्ड वाला तो कैंसिल है, सिर्फ बचा है कर्व। और ये वाला होगा 2πr h। h की जगह पे बेटा हमने जो सिलेंडर ड्रॉ किया है वो l लेंथ का ड्रॉ किया था, कितने लेंथ का ड्रॉ किया था, l लेंथ का ड्रॉ किया था, तो 2πrl आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2πrl। तो मैं इस इतने चीज को रिमूव करना चाहूंगा और इसके आगे चीज लिखना चाहूंगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये लिखा हुआ, तो φe का मतलब है φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 दैट इज गोइंग टू बी q बाई एप्सिलॉन नॉट। φ1 हमारा वैनिश कर गया था, φ2 हमारा वैनिश कर गया, क्योंकि φ1 और φ2 की वैल्यू हो गई थी 0। दिस इंप्लाइज दैट φ3 और जिसकी वैल्यू कितनी हुई थी e डॉट, यानी कि डॉट तो हट ही चुका था एक्चुअली में, e और da, और da का थर्ड कंपोनेंट यहाँ पे था एरिया वेक्टर का, इसका प्रोडक्ट का निकालना था, इस सॉल्व करना है। और ये वैल्यू कितने बराबर है q नॉट के। तो कुल मिलाकर के हमें समझ में आ रहा है जो ये φe है वो सिर्फ इसके थ्रू निकलने वाले फ्लक्स का ही वैल्यू के बराबर होगा एकदम से। तो हम लोग φe निकालने पे इंटरेस्टेड हैं। φe की वैल्यू e यहाँ से कांस्टेंट यानी कि कॉमन हो ही चुका था। कर्व सरफेस का एरिया जो निकाला गया है वो 2πr h होना चाहिए, तो h की जगह पर हमने l ले रखा है, l 2πrl, l इज द लेंथ ऑफ द रॉड जो मैंने बना के एक्चुअली गॉसियन सरफेस का हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडरेशन ले रखा है। इसकी वैल्यू है q बाई में एप्सिलॉन नॉट। अब इसके आगे क्या करना है, e को निकालेंगे तो e इज इक्वल टू आएगा q बाई में 2πr l एप्सिलॉन नॉट। ये देखने से आपको लग रहा होगा एक बड़ा सा अजीब सा रिजल्ट आया है, बट इसको भी सिंप्लीफाइड वर्जन हम लोग लिख सकते हैं। कैसे आएगा ये e इज इक्वल टू, ये रिजल्ट तो हमारे पास था ही था, बट यहाँ अगर थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करें तो हमारे पास e इज इक्वल टू द 2π एप्सिलॉन नॉट और l इंटू में r, एक बात आ गई q बाई l ऊपर हम लोग मिला था जिसको लैम्डा बोलते हैं। अभी इतनी चीज को आप पहले नोट डाउन करेंगे और इसको मैं रिमूव करना चाहूँगा पहले पार्ट को, ठीक है। इस पार्ट को मैं हटा दिया हूँ। अब आप देखिए मेरे पास में रिजल्ट जो आया था e की वैल्यू कितनी आ रही है q बाई 2π एप्सिलॉन नॉट और l इंटू में 1/r। बेटा q बाई l की वैल्यू होती है लैम्डा, आप बगल में देख पा रहे हो q बाई l की वैल्यू कितना है, लैम्डा लिखी हुई है, तो पूरा चीज लैम्डा कहलाएगा। तो e इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू में r। बच्चे इस बार रिजल्ट को भी रट लेते हैं। ये हमारा मीडियम तब का है जब एयर में सिर्फ एप्सिलॉन नॉट आया है, एयर ना होता तो यहाँ एप्सिलॉन ही आता, ठीक है। अब आगे की बात अगर मैं कहूँ, उससे अगर ये कह दिया जाता कि इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखिए, मैं इसको हटा दिया हूँ। मुझे लगता है आप लोग पॉज करके, जो बच्चे अगर इससे पढ़ेंगे तो पॉज करके इस बात को समझ लेंगे, ठीक है। बुक आप जरूर रखिए, जब भी कभी आप लेक्चर देखिए तो आप एक अपने पास बुक रखिए जरूर, जिससे आप रेफरेंस ले पाओ कि ये बात सही बताई जा रही है गलत बताई जा रही है, ठीक है। e इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं 2 लैम्डा, ठीक है, अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू में r। और सिंस हम जानते हैं k की वैल्यू होती थी 1 अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये कांस्टेंट जो आता था कूलम्स लॉ के अंदर, ठीक है। तो e इज इक्वल टू फॉर्मूला 1/4π एप्सिलॉन नॉट k से रिप्लेस हो जाएगा, तो 2k लैम्डा बाई में r। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है, जहाँ k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर डॉट न्यूटन -1 मीटर -2। तो दिस इज एक्चुअल रिजल्ट जो हमें निकालना था, जो कि हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से इजीली निकाल लिया है, ठीक है। अब आपका होमवर्क ये है कि वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा ये आप लगाइएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।